नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीआरडी साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक का विज्ञान का जो इवनिंग को पेपर हुआ था 28 जून 2022 को, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक बीआरडी साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों, करते स्टार्ट आज का सेशन। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का इवनिंग का पेपर है, प्रथम चरण वाला, जो कि 28 जून 2022 को आयोजित हुआ था। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स के देखेंगे। तो देखते हैं। बायोलॉजी का पहला प्रश्न पूछा गया था, लहसुन व प्याज के निम्न पादप भागों में से कौन खाने योग्य है? मसल, सल्क, पत्तियां, भूमिगत तना, ट्यूनिक और अपस्थानिक जड़ें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मासल, सल्क, पत्तियां, जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना था। लहसुन और प्याज की खाने योग्य भाग होते हैं मासल, सल्क, पत्तियां। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का। कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था कहा जाता है दोस्तों? तन्नुपट यानी कि लेप्टोटिन, एम प्रावस्था, शांत प्रावस्था या युग्मपट या जाइगोटिन। तो दोस्तों, लेप्टोटिन और जाइगोटिन अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं होती है, और एम अवस्था यानी समसूत्री विभाजन की अवस्था मानी जाती है, और शांत अवस्था जी नोट अवस्था, इसे निष्क्रिय अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में जी वन अवस्था से निकलकर कोशिकाएं शांत अवस्था या निष्क्रिय अवस्था या जी नोट अवस्था में पहुंच जाती है। जैसे एग्जाम्पल, तंत्रिका कोशिका और हृदय कोशिकाएं शांत अवस्था या जी नोट अवस्था में रहती है, जो कि विभाजन एक बार ही करती है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। जी नोट अवस्था में पाई जाने वाली सेल्स होती है तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका और मस्तिष्क की कोशिकाएं, जो कि विभाजन नहीं करती है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन। तो दोस्तों, दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है लिग्निन की। ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। देखते हैं नेक्स्ट। मसालों का राजा कहलाता है काली मिर्च, केसर, पहाड़ी मिर्च और लौंग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा काली मिर्च। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजरे का वानस्पतिक नाम है। बाजरे के वानस्पतिक नाम की बात करें तो दोस्तों, सोरगम बाइकलर, हार्डियम वल्गारे, पेनिसिटम टाइफोइडिस, सिटेरिया इटेलिका। तो दोस्तों, बाजरे का वानस्पतिक नाम होगा पेनिसिटम टाइफोइडियम। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, पेनिसिटम टाइफोइडियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्रोबैक्टीरियम खालिस्तान रोग उत्पन्न करता है। एग्रोबैक्टीरियम क्या रोग उत्पन्न करता है दोस्तों? रस्ट या किट, स्मट, ब्लाइट या अंगमारी या क्राउन गोल। तो दोस्तों, एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गोल रोग उत्पन्न करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है, इसे क्या कहते हैं? मूलांकुर चोल, प्रांकुर चोल, स्कुटेलम और एल्यूरोन। तो दोस्तों, पत्ती नुमा संरचना जो कि प्रांकुर को सुरक्षा देती है उसे प्रांकुर चोल बोलते हैं, और मूलांकुर को जो सुरक्षा देती है उसे मूलांकुर चोल बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना, मूलांकुर से मूल की उत्पत्ति होती है और प्रांकुर से तने की उत्पत्ति है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, प्रांकुर से तने की उत्पत्ति और मूलांकुर से मूल की उत्पत्ति, जो कि प्रांकुर को सुरक्षा देती है उसे कहते हैं प्रांकुर चोल। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा बी, प्रांकुर चोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय की अंतस्थ कलिकाओं को कहते हैं सफेद टिप्स, काली टिप्स, नारंगी टिप्स या सुनहरी टिप्स। तो दोस्तों, चाय की अंतस्थ कलिकाओं को गोल्डन टिप्स यानी कि सुनहरी टिप्स कहा जाता है। ध्यान रखना, सुनहरी टिप्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसरपीन औषधि प्राप्त होती है। रेसरपीन एक औषधि होती है जो कि निम्नलिखित कौन से औषधीय पादप से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, राउल्फिया सरपेंटिना नामक औषधीय पादप से रेसरपीन औषधि प्राप्त की जाती है। याद रखना दोस्तों, राउल्फिया सरपेंटिना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ट्रांजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्न में से परिपूर्ण होता है? लाइसिन की उच्च मात्रा से, मेथियोनिन की उच्च मात्रा से, ग्लूटेनिन की उच्च मात्रा से, विटामिन ए की उच्च मात्रा से। तो दोस्तों ट्रांजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल जो कि बीटा कैरोटीन उत्पन्न करता है, बीटा कैरोटीन से परिपूर्ण होता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए की उच्च मात्रा से परिपूर्ण होता है, यानी कि विटामिन ए की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो आप ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन विटामिन ए के स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो अब विटामिन ए की उच्च मात्रा के लिए स्वर्ण चावल परिपूर्ण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने योग्य जड़ें पाई जाती है चावल में, आलू में, अदरक में या शकरकंद में? तो दोस्तों खाने योग्य जड़ें पाई जाती है किसमें? शकरकंद में, स्वीट पोटैटो। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एबी ऐसे जीव विष उत्पन्न करते हैं जो क्रमशः नियंत्रित करते हैं तंबाकू कलिका कृमि और सूत्र कृमि को, कपास के गोलक शलभ कृमि और मक्का छेदक को, सूत्र कृमि और तंबाकू कलिका कृमि को, मक्का छेदक और कपास गोलक शलभ कृमि को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कपास के गोलक शलभ कृमि को तो करती है क्राई सेकंड एबी और मक्का छेदक को करती है क्राई फर्स्ट एबी। तो आप ध्यान रखना, पूछा गया कई बार, तो आगे भी रिपीट होने के पूरे चांस है। कौन सा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी? तो दोस्तों क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर पर पाई जाने वाली कवक को क्या कहते हैं? हेमिकोकोलस, कोप्रोफाइलस, लिग्निकोलस या फंगिकोलस? तो दोस्तों गोबर पर पाई जाने वाली कवक को कहा जाता है कोप्रोफाइलस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाहर से अंदर की ओर देखा जाए, बाह्य से आंतरिक भागों की ओर देखे तो निम्न संरचनाओं का क्रम हमें सही सही बताना है। तो दोस्तों इसका सही सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर देखे तो कॉर्निया, आइरिस, लेंस, काचाप द्रव्य और कक्ष या चैम्बर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, काचाप द्रव्य और कक्ष। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? बोजेनस का अंग, कोर्टेई का अंग, कॉर्पोरा रेस्टिफॉर्मिस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना? तो दोस्तों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मानव मस्तिष्क के संरचना है, जबकि कोर्टाई का अंग मानव कर्ण की संरचना है। तो ध्यान रखना, कोर्टाई का अंग या कोर्टी के अंग मानव कर्ण की संरचना है। देखते हैं नेक्स्ट। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, विडोल परीक्षण, पूर्ण रक्त गणना यानी सीबीसी? तो दोस्तों टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? विडोल परीक्षण से। ओके दोस्तों, विडोल परीक्षण से। और दोस्तों एलाइजा एड्स परीक्षण के लिए की जाती है। एलाइजा की पूर्ण नाम क्या होता है दोस्तों? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। दोस्तों डिजीज से संबंधित मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक पूरा वीडियो मानव डिजीज पर बना रखा है। तो आप बीआरडी साइंस पर विजिट करना और वहां से जरूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन और महत्वपूर्ण ट्रिक्स करवा रखी है। तो आप जरूर विजिट करना और देखना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंटिकाएं एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे जाते हैं? सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, मोलस्का और एनेलिडा? तो दोस्तों कंटिकाएं एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी पोरिफेरा संघ में रखे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पोरिफेरा। ध्यान रखना, कंटिकाएं एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी पोरिफेरा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है टीआरएनए। कौन सा? टीआरएनए होता है दोस्तों। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए कह सकते हैं और आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कशेरुक वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज या मेमेलिया? तो दोस्तों प्रीन ग्रंथियां पक्षी वर्ग में यानी कि एविज में पाई जाती है और प्रीन ग्रंथियां पूछ भाग में पाई जाती है। दोस्तों कभी आपने नोटिस किया होगा पक्षी अपनी चोंच को बारी बारी से पूंछ के हिस्से में लगाते रहते हैं,
जिससे उनकी पूंछ शुष्क नहीं बने, है ना दोस्तों, शुष्क नहीं बने, नमी बनी रहती है इस प्रीन ग्रंथियों के कारण, जिससे ये प्रीन ग्रंथियां पक्षी वर्ग में नहीं होती तो ये शुष्क हो जाती उनकी चोंच और टूटने के ज़्यादा चांस रहते। तो एक तरीके से वो पक्षी ही विलुप्त होने की कगार पर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रीन ग्रंथियां किस प्रकार से काम आती है पक्षी वर्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा एवीज, ऑप्शन सी, एवीज में प्रीन ग्रंथियां पाई जाती है अपनी चूंच को नम बनाने के लिए। कहाँ पर पाई जाती है? पूंछ के हिस्से में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डार्विन फिंचेज अपने शरीर की किस संरचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? चोंच, पंख, शरीर का रंग, पुच्छे पिच्छों का प्रकार। डार्विन फिंचेज एक चिड़िया थी और चिड़िया के किस संरचना के लिए, विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध हुआ था? चोंच के लिए। फिंचेज नाम से एक चिड़िया हुई, है ना दोस्तों, डार्विन की चिड़िया, चोंच के लिए। देखते हैं नेक्स्ट। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन B1। तो दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की वजह से और स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की वजह से। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैंने विटामिन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं व्याख्या सहित, और सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार विजिट करके जरूर देखना और बताना कमेंट में कि कैसा है वीडियो, कैसे है प्रश्न, कैसा प्रश्नों का स्तर है। सारे प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप जरूर विजिट करना और देखना। इम्यूनोग्लोबिन से किससे बनती है? यकृत, लिम्फोसाइट, लाल रुधिराणु और मोनोसाइट। तो दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन किससे बनती है? लिम्फोसाइट से, है ना दोस्तों, IgG। सो दोस्तों IG यानी कि इम्यूनोग्लोबिन बनती है लिम्फोसाइट से। ओके दोस्तों ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला है प्लेटीहेल्मिंथीज, अगुइये होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। निमेटोहेल्मिंथीज कूटगुइये होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। एनेलिडा दृढ़गुइये होते हैं, जबकि ऑर्थोपोडा अंतर्गुइये नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा, ऑर्थोपोडा अंतर्गुइये नहीं होते। देखते हैं नेक्स्ट। अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है? श्लेष्मा, पेप्सिनोजन ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन ट्रिप्सिन लाइपेज, HCl श्लेष्मा ट्रिप्सिन और श्लेष्मा HCl और पेप्सिनोजन। तो दोस्तों अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन को, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों सार्कोमियर, ध्यान रखना। सुमिलित वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, लिस्मानिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है? लिस्मानिया डोनोवानी से काला आजार रोग होता है दोस्तों। ए में 3 हो जाएगा। वुचेरिया ब्रेंकोफाइटिस से फाइलेरिया या हत्तेपाव रोग होता है, और ट्रिपनोसोमा गैम्बियन से निद्रालु रोग होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है दोस्तों, और अमीबियासिस होता है एंटेमिबा हिस्टोलिटिका से। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, लिस्मानिया डोनोवानी से काला आजार रोग, वुचेरिया ब्रेंकोफाइटिस से फाइलेरिया या हाथीपांव रोग, ट्रिपनोसोमा गैम्बियन से निद्रालु रोग, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया, और अमीबियासिस रोग होता है एंटेमिबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? वृक्क का, वलकुट, वृक्क का मध्यांश और यकृत या उन्मूत्राशय। तो दोस्तों यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा निष्कासित होता है? लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और निष्कासित होता है दोस्तों एंड्रोजन, ध्यान रखना दोस्तों, एंड्रोजन। लेडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन निर्मित होता है और निष्कासित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। चैनल पर विजिट करना और वहां से जरूर देखना। तो दोस्तों आयोडीन आवश्यक होती है थायराइड ग्रंथि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस जितनी भी गैस हैं उनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने करवा रखी है, तो दोस्तों देखना कैसी है, कमेंट में बताना। राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए शीतकालीन आवास क्षेत्र है? बाघ, एंटीलोप्स, मगरमच्छ और पक्षी। तो दोस्तों पक्षी के लिए साइबेरियन सारस जिसे बोला जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है राजस्थान में, तो पक्षी के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल यानी सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? ओ, ए बी और बी। तो दोस्तों ओ को सार्वजनिक दाता के रूप में जाना जाता है। दंत मंजन को सफेद बनाने वाले रसायन का नाम बताइए? TiO2, NaCl, NO2, KCl। तो दोस्तों TiO2 दंत मंजन को सफेद बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, TiO2। देखते हैं नेक्स्ट। मृत अंगों का संरक्षण सामान्यतः फॉर्मेलिन में किया जाता है। फॉर्मेलिन है जलीय फॉर्मेल्डिहाइड, जलीय फॉर्मिक अम्ल, जलीय फेरिक एलम, जलीय फेरस सल्फेट। तो दोस्तों फॉर्मेलिन होता है जलीय फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? जलीय फॉर्मेल्डिहाइड होता है फॉर्मेलिन, जिसका प्रयोग किया जाता है मृत अंगों का संरक्षण फॉर्मेलिन में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। प्याज का कंद एक रूपांतरित तना होता है दोस्तों। क्या होता है? तना। प्याज का कंद एक तना होता है रूपांतरित। बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की ओर। मृग तृष्णा बनने का कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। दोस्तों मृग तृष्णा क्या होती है? जब हम दोस्तों हाईवे पर निकलते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, तो कई दूर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि पानी सा प्रतीत होता है, यानी कि पानी डला हुआ सा हाईवे पर प्रतीत होता है। वो एक्चुअल में पानी नहीं होता है, आभास होता है हमें पानी सा लगता है दूर से। उस प्रभाव को मृग तृष्णा कहा जाता है। और किसके कारण होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ओके दोस्तों ध्यान रखना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मिराज या मृग तृष्णा बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, ओम, वोल्ट और वाट। तो दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है और ओम होती है प्रतिरोध की। तो आप ध्यान रखना विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। ओके दोस्तों अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। ताप विद्युत संयंत्र में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटाया जाता है। प्रकाशीय अवक्षेपित्र, चुंबकीय अवक्षेपित्र, तापीय अवक्षेपित्र और स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र। तो दोस्तों स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र में ताप विद्युत संयंत्र होता है एक, जिसमें 99% कणिकीय पदार्थों को हटा सकते हैं। किसमें? स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र में। तो ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड होता है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन। तो दोस्तों कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 11 होता है? दोस्तों सोडियम, और सोडियम होता है क्षारीय। सोडियम का ऑक्साइड होता है क्षारीय। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस समीकरण में सामान्यतः बाईं तरफ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन होगा, तो आप ध्यान रखना, देखना अपने हिसाब से। सामान्यतः बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है तो दाब घटाने और ताप बढ़ाने पर। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, दाब घटाने और ताप बढ़ाने पर, यानी कि दाब घटाया जाता है और ताप बढ़ाने पर ऐसा बाईं तरफ स्थापित हो जाता है साम्य। देखते हैं नेक्स्ट। क्लोरीन गैस की गर्म और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है। दोस्तों परिवर्तित होती है ऑप्शन बी 0 से -1 तथा 0 से +5 की ओर परिवर्तित होती है। तो ध्यान रखना। फोर्थ कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों डायरेक्ट आंसर याद रखना 16 होती है। कितनी होती है? 16। देखते हैं नेक्स्ट। यदि ए नॉर्मलता और बी मोलरता है तब नॉर्मलता और मोलरता में सही संबंध क्या होगा? तो दोस्तों सही संबंध होगा A = B × M/E। इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। गैस समीकरण PV = nRT का अनुसरण किया जाता है केवल समतापीय प्रक्रम में, केवल रुद्धोष्म प्रक्रम में? नहीं दोस्तों, इन दोनों प्रक्रम में PV = nRT आदर्श गैस समीकरण का अनुसरण किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे प्रबल संयुग्मिक क्षार है NO3-, Cl-, SO4-2 और CH3COO-। तो दोस्तों CH3COO-
प्रबल सहयोगी क्षार। निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी होती है? जल की, ग्लाइकोल और एसीटोन और एथेनॉल। तो दोस्तों ग्लाइकोल की सर्वाधिक श्यानता होती है। ग्लाइकोल यानी कि श्यानता मतलब कि बहने का गुण। सबसे कम सर्वाधिक श्यानता ग्लाइकोल की होती है और सबसे ज्यादा श्यानता यानी बहने का गुण सबसे ज्यादा होता है पेट्रोल में। सबसे ज्यादा श्यानता ग्लाइकोल की मानी जाती है। सर्वाधिक श्यानता किसकी होती है? ग्लाइकोल की, बहने का गुण। किसमें ज्यामितीय संभाव्यता संभव नहीं है? उपरोक्त तीनों में ध्यान रखना दोस्तों, उपरोक्त ए बी सी ऑप्शन में ज्यामितीय संभाव्यता है, बल्कि डी ऑप्शन में यानी कि सी डबल बॉन्ड CH3 H और Cl में ज्यामितीय संभाव्यता नहीं है। तो आप ध्यान रखना। एल्काइन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए काम आने वाला अभिक्रमक है। दोस्तों बोर्ड ने इसका आंसर डिलीट माना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटेन के संरचनात्मक समूहों की संख्या क्या है? दोस्तों पेंटेन के संरचनात्मक समूहों की संख्या होती है 3। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? तो दोस्तों एल्काइन को दर्शाने वाला आणविक सूत्र आप ध्यान रखना, देखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी C4H6 एल्काइन को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट। अपवर्तन नियमानुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होगा। याद रखना N+L का मान न्यूनतम होगा अपवर्तन नियमानुसार। ओके दोस्तों तो ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। AgI की विलेयता NaI विलयन में शुद्ध जल से कम है क्योंकि सम आयन प्रभाव के कारण। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं दोस्तों, सम आयन प्रभाव के कारण। हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है क्योंकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च और व्युत्क्रम ताप उच्च, ये दोनों उच्च होते हैं। व्युत्क्रम ताप और क्रांतिक ताप दोनों उच्च होते हैं दोस्तों। इस कारण हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान होता है। क्रांतिक ताप और व्युत्क्रम ताप दोनों उच्च होते हैं, इस वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विशेष धातु सरल घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है। निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना देती है। इस संक्रमण में धातु का घनत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या निश्चित पैटर्न के लिए बदलता है? तो दोस्तों बढ़ता है। इस संक्रमण में धातु का घनत्व बढ़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विलयनों में से किसका प्रासरण दाब उच्चतम होगा? M/10 NaCl का, M/10 यूरिया का, M/10 BaCl2 का, M/10 ग्लूकोज का? तो दोस्तों निम्न विलयनों में से प्रासरण दाब उच्चतम होगा M/10 BaCl2 का। किसका प्रासरण दाब उच्चतम? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण होता है। परिरक्षण प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता, नाभिकीय आकर्षण बल में कमी? तो दोस्तों नाभिकीय आकर्षण बल यानी कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता के कारण परमाणु आकार घटता है। कब घटता है? जब आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो दोस्तों डी सबसे ज्यादा घटता हुआ क्रम इस प्रकार का होगा। सबसे ज्यादा लिथियम आयनन एंथैल्पी किसकी होती है? लिथियम की, बाद में सोडियम की, बाद में पोटेशियम की और सबसे कम रुबिडियम की। तो ध्यान रखना। H2+I2 बराबर 2HI। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा दोस्तों? तो अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक होगा ऑप्शन डी HI का स्क्वायर अपॉन H2I2। सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद है संयुग्मन, अति संयुग्मन, क्रॉस संयुग्मन, विस्तारित संयुग्मन? तो दोस्तों सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद होता है अति संयुग्मन। क्या होता है? अति संयुग्मन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद। देखते हैं नेक्स्ट। एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है पुनर्विन्यास अभिक्रिया का, उन्मूलन अभिक्रिया का, मुक्त मूलक अभिक्रिया का और योगात्मक अभिक्रिया का?
तो दोस्तों मुक्त मूलक अभिक्रिया का उदाहरण है एल्केन का क्लोरीनीकरण। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट, वर्ग 14 के तत्वों में चतुसंयोजी स्पीसीज की ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम है। बढ़ता क्रम होगा दोस्तों ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्पीसीज की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? F माइनस, O माइनस या Na प्लस? तो दोस्तों ऑक्सीजन, O की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है। देखते हैं नेक्स्ट, गैस या समय स्थिरांक के लिए Kc और Kp के बीच में सही संबंध होगा। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में सेकंड ग्रेड में, लैब असिस्टेंट में, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Kp बराबर Kc कोष्टक RT की पावर डेल्टा n। Kc और Kp के बीच ये संबंध पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बफर है? दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, NH4OH और NH4Cl दोनों बफर हैं, बफर विलयन। B2H6 में एक प्रत्यक्ष बोरोन बोरोन आबंध है, BH आबंध आयनी है। इसकी संरचना C2H6 के समान है। बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोस्तों B2H6 में बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। किस तरह के दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? फ्रेंकल दोष, धातु न्यूनता दोष, शॉर्टकी दोष या रिक्तिका दोष? तो दोस्तों फ्रेंकल दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। फ्रेंकल दोष में अंतराकाशीय स्थान में किसकी उपस्थिति? धनायन की उपस्थिति। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता? बाकी 3 सकारात्मक विचलन दिखाते हैं जबकि 1 ऋणात्मक विचलन दिखाता है। कौन सा है दोस्तों? बेंजीन क्लोरोफॉर्म। ओके दोस्तों, बेंजीन क्लोरोफॉर्म राउल्ट के नियम से नकारात्मक विचलन दिखाता है। बाकी बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एथेनॉल, बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये तीनों सकारात्मक विचलन दिखाते हैं। ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला बेंजीन क्लोरोफॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अक्स तरंगे, बीटा तरंगे, गामा तरंगे और रेडियो तरंगे? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बीटा तरंगे। बीटा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि रेडियो तरंगे, गामा तरंगे और अक्स तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि ये बीटा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्यान रखना। एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट्ज सुनता है। यह इस कारण होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है, इस कारण से हो रहा है। प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ S से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स बराबर होती है Q/ε0 के बराबर होती है दोस्तों। Q/ε0। तो दोस्तों यहाँ पर Q होगा पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और ε0 होगा सॉरी दोस्तों ε0 नहीं, दो समान परिणाम के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल होगा F/8, F/4, 4F या F/16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा F/16, यानी कि F/16 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, नाभिकीय बंधन ऊर्जा Eb व द्रव्यमान शक्ति डेल्टा M के बीच संबंध होगा। डेल्टा M के बीच, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा Eb/डेल्टा mc²। नाभिक की त्रिज्या समानुपाती है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 4 में राइट आंसर होगा, सही है दोस्तों, Eb/डेल्टा mc²। और नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है a⁻1/3। एक दिष्ट कार्य का उपयोग किया जाता है AC को DC में परिवर्तित करना। क्या होता है दोस्तों? AC को DC में परिवर्तित करना। कोणीय संवेग
जे सदिश किसके बराबर होता है दोस्तों? जे सदिश होता है आर सदिश गुणा पी सदिश के बराबर होता है कोणीय संवेग। देखते हैं नेक्स्ट, किस ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है? 7/5 mr²। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7/5 mr²। निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। देखते हैं नेक्स्ट, भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है नियत वोल्टता स्रोत के रूप में। भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार होता है दोस्तों नियत वोल्टता क्षेत्र स्रोत। दो द्रव्य ए व बी इस प्रकार है कि बी से ए का पृष्ठ तनाव आधा व घनत्व दुगुना है। यदि द्रव्य ए केशिका नली में 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है तो समान केशिका नली में द्रव्य बी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना 0.08 मीटर। यंग की द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? बैंगनी के लिए, बैंगनी रंग के लिए। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है? 90 डिग्री। एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे दिखाई देता है सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब। दोलक की कुल ऊर्जा होती है, दोलक की कुल ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों? 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो दोस्तों झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाई गई है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों -π/6। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये रिपीट भी हो सकता है। तो दोस्तों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? पराबैंगनी क्षेत्र में। आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होती है √py। तो दोस्तों आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होती है √p/ρ। ओके दोस्तों, √p/ρ होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती है? अप्रगामी तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, जबकि प्रगामी तरंगे ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अप्रगामी तरंगे नहीं करती है, प्रगामी तरंगे करती है। कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री है व सिंक का तापमान 27 डिग्री है, तो इस इंजन की दक्षता 1/2 होगी। कितनी होगी? 1/2 होगी दोस्तों। रुद्धोष्म प्रसार के लिए P और T में संबंध दिया गया है, कौन सा होगा दोस्तों? P और T में संबंध होगा P⁻1 - गामा T⁻गामा बराबर स्थिरांक होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम क्रमशः कहता है, प्रथम नियम कहता है कि आवेश संरक्षण, द्वितीय नियम कहता है ऊर्जा संरक्षण पर। ओके दोस्तों, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पर कहता है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना दोस्तों 1 ओम होगा। और इसका राइट आंसर होगा 2 ओम। बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में प्रक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा 3h/2π होगा दोस्तों। क्या होगा? 3h/2π। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। दो आवेशों प्लस Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि Q आवेश है। -Q/2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों।
लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध क्या होगा? अज्ञात प्रतिरोध अक्स बराबर 100 माइनस L/L गुणा R होगा, ये आप ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और महत्वपूर्ण ट्रिक्स के लिए BRD साइंस पर जरूर विजिट करना और वहां से जरूर देखना। दोस्तों सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करा रखे हैं, पिछली भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो आप जरूर चैनल पर विजिट करना और वहां से देखना। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी करवा रखी है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।